हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन को डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन है विच इज़ टेकिंग प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, लेट इट इज़ टेकिंग प्लेस इन n स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इज n, okay, then enthalpy, standard enthalpy of reaction for this particular reaction will be equal to sum of standard enthalpies for these intermediate steps. अगर n steps हैं तो हम standard enthalpy of the overall reaction find कर सकते हैं इस फॉर्मूलेशन से कि जितने भी स्टेप्स हैं उन सब स्टेप्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को हम ऐड कर देते हैं और दैट विल गिव अस द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट ओवरऑल रिएक्शन। साथ ही साथ आप ये भी जान चुके हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि अगर हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स, तो हमें अगर इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ standard enthalpy of formation of products. It is given by sum of standard enthalpies of formation of products minus sum of standard enthalpy of formation of reactants. इस तरह से हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स इन देयर most standard state is taken to be equal to 0. ओके, तो हमने दो टाइप की मेनली केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर चुके हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फॉर्मेशन रिएक्शंस। तो अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं या हम डेली लाइफ में वी come across a large number of various types of reactions, ठीक है। तो उनमें फॉर्मेशन रिएक्शंस भी हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, और जो हम कुछ अलग आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को करेंगे वो सब भी केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो हम इसमें अब हम सबसे पहले जिस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जिस टाइप की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो हम वो रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। अब जो ये कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन का क्या मतलब है? कंबस्शन का मतलब है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम दहन भी कहते हैं। लिबरेटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन लार्ज अमाउंट ऑफ, हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, मेनली इन फॉर्म ऑफ हीट, और साथ ही साथ लाइट भी हो सकती है। ये कंबस्शन है, ठीक है। तो ये कंबस्शन रिएक्शन है। तो आपको पता है कि काफ़ी सारी जो हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में फ्यूल यूज़ करते हैं, कौन से फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं? हम घर में यूज़ करते हैं एलपीजी, ओके। जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है वो है पेट्रोल, इसके अलावा डीजल है, सीएनजी है, या पहले के टाइम में जो यूज़ करते थे फ्यूल दैट इज़ कोल। ये सभी जो फ्यूल हैं, ये जब सभी जो सब्सटेंसेस हैं, ये फ्यूल की फॉर्म में यूज़ होते हैं। और हम इनको फ्यूल की फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर तो है ही, साथ ही साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और साथ में ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। इसलिए तो इनको फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये हीट जो है हमारे जिस भी काम में हम इसको यूज़ करना चाहे वहाँ हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं मेनली एलपीजी। आज के टाइम में हम एलपीजी ही यूज़ करते हैं, और एलपीजी में जो लार्ज परसेंटेज है वो किसकी है? लार्ज परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन। एलपीजी कंटेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन एंड फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10, ठीक है। तो ये अगर कोई ऐसा फ्यूल है आपके पास
जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, या एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन will produce only carbon dioxide and water as products। और साथ में ये हमें देगा, जो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल एच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है हीट, या हम इसको डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज जो उस रिएक्शन में हो रहा है। तो इस एंथैल्पी चेंज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो हमने सबसे पहले बात की, जो हमने इस वीडियो में स्टार्ट किए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करना, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंबस्शन रिएक्शन और उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सी एच एंड सुपरस्क्रिप्ट दिस मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और ये एक चेंज है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा यहाँ पर पुट किया है इसके आगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता चलेगा, या आपको पता चलेगा कि हम कैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये क्या है? इट इज एंथैल्पी चेंज, it is enthalpy change when 1 mole of a substance undergo combustion and all the products and reactants are in their standard states। तो ये क्या है? ये वो एंथैल्पी चेंज है। आपने ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? दिस 1 मोल, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगो कंबस्शन। तो अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन, किसी कंबस्शन रिएक्शन को लिख रहे हो, तो वहाँ जो फ्यूल है या आप जिस सब्सटेंस की कंबस्शन कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग के बाद वो जो सब्सटेंस है, वो जो कंपाउंड है दैट इज बीइंग अंडरगोइंग कंबस्शन शुड बी 1 मोल, जैसा कि हमारी इस रिएक्शन में है। यहाँ पर हमने इसको बैलेंस नहीं किया है। हम इसको अगर बैलेंस करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 वाटर, और ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी 13/2। ओके, टोटल ऑक्सीजन है 8 एंड 5 13, तो 13/2 O2। ये हमारी कंबस्शन रिएक्शन है फॉर फाइंडिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो अब आपको, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूलेशन है ये हमने की है दिस वन। ठीक है, तो इस कंबस्शन रिएक्शन के लिए अगर हमें एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, तो वो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होगा। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि कंबस्शन रिएक्शन जो है ए टाइप ऑफ रिएक्शन, कंबस्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी सब्सटेंस का कंबस्शन हो रहा है तो वो भी एक रिएक्शन ही है, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, कंबस्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, वही इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी। तो अगर आप इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड कर लेते हो, यानी कि अगर आप फाइंड कर लेते हो डेल्टा आर एच नोट, तो वही होगा डेल्टा सी एच नोट फॉर दिस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है। और इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इट इज इक्वल टू -2658 किलो जूल पर मोल।
और यही इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन भी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें हमारा जो ब्यूटेन है जिसकी कंबस्चन हो रही है उसका 1 मोल ही है। अगर ये 2 मोल होता, बैलेंसिंग के बाद यहाँ पर अगर 2 आ जाता तो क्या हो जाता कि दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। तो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन फाइंड करने के लिए क्या करते, इस केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को 2 से डिवाइड कर देते। बट अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल है, 1 मोल है। ठीक है, एक बार आप इसको दोबारा से समझिए कि स्टैंडर्ड, हमने कंबस्चन रिएक्शन की बात करी, कंबस्चन प्रोसेस की बात करी जो एक टाइप की रिएक्शन है। तो अगर हमें उस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता है और हमारा वो सब्सटेंस 1 मोल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ दिस सब्सटेंस जिसका कि हम कंबस्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इस केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी या हम कहें कि ब्यूटेन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन इज इक्वल टू -2658 किलोजूल पर मोल। तो जब 1 मोल ब्यूटेन का कंप्लीट कंबस्चन हो जाएगा तो 2658 किलो जूल जो हीट है या एनर्जी हम कहें वो लिबरेट होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एक और केमिकल रिएक्शन लिखें जिसमें कि हम ग्लूकोज की बर्निंग देख रहे हैं, ग्लूकोज का कंबस्चन देख रहे हैं, व्हेन ग्लूकोज अंडरगो कंबस्चन इट ऑल्सो गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि आप देख रहे हो कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसके भी प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंसिंग में आएगा। तो यहाँ भी ग्लूकोज जो है वो 1 मोल है, इसलिए इस रिएक्शन के लिए भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू -2802.0 किलोजूल पर मोल। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी ब्यूटेन का कंबस्चन था वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो हमारी ग्लूकोज की कंबस्चन है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इट बियर्स नेगेटिव साइन। और अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो उसका मतलब द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट इज बीइंग लिबरेटेड। और बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी बॉडी में भी जब हम फूड खाते हैं, आप सब जानते हैं कि जो फूड है जब डाइजेस्ट हो जाता है, आफ्टर डाइजेशन इट गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। और जब ये ग्लूकोज हमारी जो ब्रीदिंग से हम जो ऑक्सीजन लेकर अंदर जाते हैं, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जाती है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी लिबरेट करता है, जो हमारी बॉडी में होने वाली वेरियस केमिकल रिएक्शंस और जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। ओके, जबकि हमारी बॉडी में होने वाली जो ये रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में नहीं होती है, कई सारे स्टेप्स में होती है, बट इट इज़ ए टाइप ऑफ कंबस्चन। ठीक है, बर्निंग नहीं है, आग नहीं लग रही है यहाँ पर, लेकिन ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी लिबरेट कर रहा है और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन है एटमाइजेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप जो है एटमाइजेशन रिएक्शन। और एटमाइजेशन रिएक्शन क्या है? एटमाइजेशन रिएक्शन है व्हेन एक कंपाउंड, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, व्हेन एक कंपाउंड गेट कन्वर्टेड टू
या हम इसको लिखेंगे when a compound undergo a change such that all the atoms get separated in gaseous form। कि कोई भी सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ मीथेन की, तो जो मीथेन है ना वो कंप्लीटली उसमें सारे के सारे जो इसके अंदर एटम्स हैं वो सभी अलग हो जाएंगे, कार्बन अलग हो जाएगा और जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। अगर आप सिंपल वे में लिखें तो जो अगर मीथेन अगर इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कार्बन और 4 हाइड्रोजन में, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एटोमाइजेशन, इट इज़ एटोमाइजेशन रिएक्शन। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेट नहीं लिखी है इसकी। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं उनकी मैंने स्टेट यहाँ पर नहीं बताई है। जो मीथेन है वो तो गैसेस फॉर्म में ही होती है, कार्बन और हाइड्रोजन जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, तब हम इसे एटमाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर कि एक सब्सटेंस की एटमाइजेशन हो रही है, उसके लिए हम उसकी एंथैल्पी चेंज कैसे फाइंड करते हैं। और सबसे पहले तो हम उसको बोलते क्या है, हम उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एटमाइजेशन में जेड भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वांट टू राइट। ठीक है, और इसके लिए हम सिंबल क्या देते हैं, डेल्टा ए फॉर एटमाइजेशन, एच फॉर एंथैल्पी एंड दिस इज फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। जब हम सिंबल ये लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड भी लिख देना चाहिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, इट इज एंथैल्पी चेंज, it is enthalpy change when 1 mole of bonds get completely broken into atoms in gas phase। ये जो एंथैल्पी चेंज है ये इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अगर 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स गेट कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू एटम्स इन गैस फेज। 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स का यहाँ पर मतलब है कि एक कंपाउंड के जितने मोल्स हैं वो सभी 1 मोल में काउंट होंगे। 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स जो है गेट कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू एटम्स इन गैस फेज। तो इस जैसे कि मैंने मीथेन के लिए लिखा, मीथेन in gaseous state get broken down into carbon in gaseous state and 4 hydrogen atoms in gaseous state। और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसे ही एक सिमिलर टाइप की हम रिएक्शन लिखते हैं, डाई हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म, इट गिव्स 2 हाइड्रोजन एटम्स इन गैसियस फेज। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इट इज़ 435.0 किलो जूल पर मोल। ओके, यहाँ पर आपने 10th क्लास में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस स्टडी की हैं, जिनको कि हम हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स में पूरा टूट जाता है, वो अपने तत्वों में बिखर जाता है। एक यौगिक जो है वो अपने तत्वों में जिनसे वो बना था उनमें अलग हो जाता है। ठीक है, और वो क्या होती है, मैं आपको इससे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एटमाइजेशन और डीकम्पोजिशन दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। तो डीकम्पोजिशन अगर मैं मीथेन का लिखती हूँ तो ये होगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में बनेगा, एलिमेंट स्टेट में होगा, एटॉमिक स्टेट में नहीं होगा।
ये डीकम्पोजिशन है, जबकि ये क्या है, ये एटमाइजेशन है, जहाँ पर कि सभी एटम्स अलग अलग हो गए। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन में डीकम्पोजिशन, इसको हम एटमाइजेशन रिएक्शन तो कहेंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड्स कंप्लीटली बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। एक ही बॉन्ड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अपने एटम्स में अलग, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो था उसका बॉन्ड टूट गया, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया एटमाइजेशन रिएक्शन, एक मैंने आपको बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक है बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन की बात हम किस में कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही बॉन्ड है, जैसे Cl2 एक ही बॉन्ड है और वो ब्रेक डाउन हो गया, Cl बॉन्ड Cl, और ये दो क्लोरीन एटम्स बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन भी हो रहा है और उसके साथ ही साथ यहाँ एटमाइजेशन भी हो रहा है, दोनों ही हो रहे हैं। तो इसके लिए जो एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है। ठीक है, आप इसको BD या फिर सिंपली बॉन्ड भी लिख सकते हैं। फॉर दिस रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को, क्योंकि मीथेन में क्या हो रहा है, मीथेन में इस तरह से ये मॉलिक्यूल है, मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी बॉन्ड्स एक साथ नहीं टूटते हैं। अगर हम एटमाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सभी एटम्स अलग अलग हो रहे हैं, तो सभी एटम्स अलग अलग एक साथ नहीं होते हैं, वो एक एक करके अलग होते हैं। पहले CH3 और साथ में हाइड्रोजन अलग हो जाता है एक, फिर उसके बाद एक और हाइड्रोजन अलग हो जाता है इससे, इस तरह से स्टेप वाइज इसमें एक एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो और सभी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होंगी, यहाँ पर हर स्टेप पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्लूडेड है। ठीक है, हर स्टेप के लिए अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, जबकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, उन सब का सम है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अगर मैं मीथेन की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं कह रही हूँ कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सिंपल एटमाइजेशन, तो उसमें सिंपल ये है कि सभी जो एटम्स हैं वो सेपरेट हो गए, सभी एटम्स यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। और जो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, वो चाहे एक एक करके बॉन्ड्स टूटेंगे, लेकिन उन सब का सम होगी, इट इज़ इक्वल टू 1665 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ हर स्टेप पर जिस हम एंथैल्पी की बात करें वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। फिर यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू अलग होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी CH+H, और लास्ट में C+H, यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 इट इज़ इक्वल टू 1665। तो ये जो 1665 है जो कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इट इज सम ऑफ 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज जो डिफरेंट स्टेप्स पर अलग अलग होंगी। यहां पर भी सभी एटम जो हैं चाहे वो गैसियस स्टेट में होंगे, अलग हो रहे हैं जो एक एक करके, लेकिन हर स्टेप के लिए अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो हम इसकी जो टोटल एंथैल्पी आएगी उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉपिक के अंदर भी समझेंगे, लेकिन आपको ये यहाँ पर भी क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। तो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ लाइक हाइड्रोजन H2 या Cl2 या Br2 या F2, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कही जाएगी। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा बॉन्ड H0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीथेन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट एज इट इज डिफरेंट फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप में अलग अलग होगी, जबकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, वो टोटल एंथैल्पी चेंज है सभी स्टेप्स का मिलाकर। ओके, इसी तरह से मैं एक और भी आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि हमारे पास सोडियम एटम है, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल जो है वो किस फॉर्म में होती है, किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में। तो मैं इसको लिख रही हूँ ये गैसियस स्टेट। तो मैंने क्या किया, ये मेटल है और मेटल में कई सारे एटम्स होते हैं। मेटल में, मेटेलिक सॉलिड में कई सारे एटम्स होते हैं। तो हमने क्या किया, उन सभी एटम्स को अलग अलग करके गैसियस स्टेट में ले आए। तो आप अगर यहाँ पर सोडियम हटा दें, अगर आप सिर्फ ये लिखें, तो इससे आपको कुछ ध्यान आता है कि ये क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ मैं लिख रही हूँ एटमाइजेशन, तो मैं इसको एटमाइजेशन भी लिख सकती हूँ और मैं इसको सब्लिमेशन भी लिख सकती हूँ। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए या इस टाइप की रिएक्शंस के लिए जहाँ पर कि मेटल जो है उसकी एटमाइजेशन हो रही है, जो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वही उसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 108.4 किलो जूल पर मोल फॉर सोडियम। आपको ये रिलेशंस पता होनी चाहिए कि, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बाद में अगर आप सब्लिमेशन, या आपने पहले सब्लिमेशन पढ़ा, वहाँ पर आपने ये सोडियम वाला एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। सब्लिमेशन रिएक्शन में, सब्लिमेशन प्रोसेस में आपने सोडियम का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर पढ़ा होता और यहाँ भी पढ़ते तो आप जरूर एक बार आपके माइंड में आता कि वहाँ तो हमने इसको सब्लिमेशन बोला है और यहाँ हम इसको एटमाइजेशन बोल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ जो है, मेटल की एटमाइजेशन के का मतलब है मेटल की सब्लिमेशन हम कर रहे हैं, सॉलिड टू उसको गैसियस फॉर्म में लेकर जा रहे हैं। तो एटमाइजेशन जब भी होगी तो जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उसके बाद प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे एटम्स, एंड दे शुड बी इन देयर गैसियस फेस। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या है वो हमारा थर्ड जो है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किया, हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किया। अब हम बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी जो है हम इसको दो टाइप से पढ़ सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन कोई भी रिएक्शन है, किसी भी टाइप की रिएक्शन है, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जब भी होंगी, दे ऑलवेज इन्वॉल्व बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ bonds, breaking of some bonds, also formation of some bonds।
केमिकल रिएक्शंस में कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। हो सकता है कि बॉन्ड्स बने ही नहीं, ऐसा हो सकता है। आप सोचिएगा, हो सकता है या नहीं हो सकता कि बॉन्ड बने ही नहीं, बॉन्ड टूटे ही टूटे सिर्फ, या बॉन्ड बने ही बने। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना ट्राई करना कि क्या कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको मिलती है जहाँ पर कि बॉन्ड्स टूटे हैं सिर्फ और बने नहीं हैं प्रोडक्ट्स में, और या फिर बॉन्ड्स टूटा कोई भी नहीं है, सिर्फ बने ही बने हैं। तो आपको यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रही है तो उसमें कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं। जब भी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। दोस्ती तोड़नी है तो आपको एनर्जी वहाँ पर लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी कि किस तरह से हम दोस्तों को अलग अलग कर दें। लेकिन जब दोस्ती होती है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, अट्रैक्शन होती है और हमेशा स्टेबिलिटी आती है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, व्हेन तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है हम इसको दो फॉर्म में पढ़ेंगे, दो टाइप से पढ़ेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो है, एक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो अभी हमने पढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये क्या है? ये बॉन्ड एंथैल्पी ही है। बॉन्ड एंथैल्पी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हम किसके केस में कहते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एटमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों सेम ही चीज़ है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोथ आर सेम थिंग। और दूसरी जो हेडिंग है हमारी वो है मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। और ये टर्म किसके केस में यूज होती है? ये यूज होती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो आई थिंक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में तो आप ये समझ ही चुके हो। मैं अब आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो मीन बॉन्ड डिसोसिएशन, मीन बॉन्ड एंथैल्पी है या मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो मैं आपको बताती हूँ। और उसके लिए मैं वैसे आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया बता चुकी हूँ। जैसे कि मीथेन है, मीथेन में क्या है, एक एक करके बॉन्ड ब्रेक होंगे। पहले CH3 रह जाएगा और एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है इट इज इक्वल टू +427 किलो जूल पर मोल। फिर हमने लिखा CH3 क्योंकि एक एक करके बॉन्ड टूट रहे हैं। CH3 गिव्स CH2 प्लस हाइड्रोजन, और इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी इज 439 किलो जूल पर मोल। मोल के लिए मैं M लिख रही हूँ, आप इसको गलत इंटरप्रेट मत करना, इट इज़ मोल। इसके बाद CH2 गेट ब्रोकन इनटू CH प्लस H and for this bond enthalpy is equal to 452 kilojoule per mole. And last CH फाइनली ये अलग हो जाता है। यहाँ मैंने गैसियस नहीं लिखा है किसी में भी, तो ये मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि ये गैसियस फेज में जा रहे हैं। धीरे धीरे एटमाइजेशन हो रही है यहाँ पर भी। और इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है इट इज अब आप देखो कि सभी जो बॉन्ड्स हैं एक एक करके टूट रहे हैं और सभी बॉन्ड्स सेम टाइप के थे। यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है वो है sp3। ठीक है, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 427। जब हम यहाँ पर आए CH3, अब CH3 में से एक हाइड्रोजन अलग होना है, तो CH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन रह गई वो रह गई sp2। तो यहाँ जो हाइड्रोजन अलग हो रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अलग हो रहा है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी इसकी चेंज हो जाएगी।
फिर नेक्स्ट केस में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp, और यहाँ अब जो हाइड्रोजन अलग होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अलग होगा, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी फिर अलग हो गई। और लास्ट में जिसमें कि कोई सिंपल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट है और वो सबसे कम है। ठीक है, वो क्या है, वो यहाँ पर सबसे कम है। और जो हमारी टोटल इन सब का अगर हम ऐड कर दें, यानी कि अगर मैं एटमाइजेशन रिएक्शन की फॉर्म में लिख दूँ इसको, CH4 गैसियस, यहाँ भी आपको सबके साथ गैसियस फेज शो करना है, गेट कन्वर्टेड टू कार्बन इन गैसियस फॉर्म एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स इन गैसियस फॉर्म। तो इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हमने अभी पढ़ा 1665 किलो जूल पर मोल है, और आप इसको टोटल करोगे तो यही आएगी, चारों बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो यही आएगी। लेकिन अगर इस केस में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात नहीं कर सकते हैं, हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉन्ड सभी सेम टाइप के हैं लेकिन सबके लिए बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है। तो हम फिर क्या बात करेंगे, हम कार्बन मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी किस नंबर से डिनोट करेंगे, 425 से, 439 से, 452 से या 347 पे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो बॉन्ड एंथैल्पी है CH बॉन्ड की उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर CH बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 16 by 4 and it will be equal to 416.25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी है कार्बन हाइड्रोजन की इन मीथेन। ठीक है, ये है इन मीथेन। तो आप ये देखो कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो अगर आप ये मीथेन के लिए है, अगर आप किसी और कंपाउंड की बात करते हो, किसी और कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन मीन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हो तो वो इससे अलग हो सकती है, चाहे डिफरेंस ज़्यादा ना हो बट वो इससे अलग हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो रिएक्शन एंथैल्पीज जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हैं या मीन बॉन्ड एंथैल्पी हैं वो हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये पता लगा सकें कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जो ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर कि बॉन्ड टूट रहे हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड है, लेकिन कब, जब वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में हो। ठीक है, तो या फिर हम ये कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ही गैसियस फॉर्म में है। तो ये कब होगा, जब हमारी जो रिएक्शंस हैं वो गैस फेज रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस हैं गैस फेज रिएक्शन के केस में, गैस फेज रिएक्शंस फॉर गैस फेज रिएक्शंस, उन रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये है किसमें, गैस फेज रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलरली ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो हम जानते हैं कि कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर हमारी रिएक्शंस गैसियस फेज में हो रहे हैं और हम बॉन्ड एंथैल्पीज हमें उनकी पता है तो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हमें मान लो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता इस केस में, अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो ये भी लिखा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स
माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम कह रहे हैं कि हम इससे फाइंड करेंगे गैस फेज रिएक्शन में, लेकिन कब फाइंड करेंगे? अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अवेलेबल नहीं है आपको, क्योंकि हम इन दोनों का यूज़ करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अवेलेबल नहीं है, आपको बॉन्ड एंथैल्पीज अवेलेबल हैं, तो आप इस फॉर्मूलेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन, ये हमने किया बॉन्ड एंथैल्पी। तो आपने अभी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसको गैस फेज में, अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही गैस फेज में हैं, तो आप उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज को यूज़ करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। या आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो भी आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको इन्हीं फॉर्मूलेशंस को यूज़ करना होता है, कोई एक या कोई दूसरी। और ये डिपेंड करता है आपके समझ पर कि आपने कितने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है, कितने अच्छे से उसको उसको समझा है। और अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप सिंपल क्वेश्चंस को भी सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप इसको अच्छे से करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।